नमस्कार उम्मीदवारों, आज के इस रैपिड रिवीजन गाइड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पर्यावरण और पारिस्थितिकी के उन हाई यील्ड टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं जो सीधे हमारी परीक्षाओं में छपते हैं। हमारा पूरा फोकस उन सटीक तथ्यों, तिथियों और कानूनों पर रहेगा जिन्हें याद रखना बहुत जरूरी है। तो चलिए सीधा काम की बात पर आते हैं। आज का हमारा एजेंडा बिल्कुल साफ है। हम वैश्विक शिखर सम्मेलनों से शुरू करेंगे, फिर कुछ बेहद महत्वपूर्ण रिपोर्ट्स देखेंगे, उसके बाद प्रमुख भारतीय पर्यावरण कानूनों पर आएंगे और अंत में आवश्यक तिथियों का एक शानदार रैपिड फायर रिवीजन करेंगे। देखिए, इस टॉपिक में एक भी डेट या साल मिस करने का सीधा मतलब है अपने कीमती मार्क्स गंवाना। एग्जाम में ऑप्शंस इतने करीब होते हैं कि सिर्फ एक साल का कंफ्यूजन सब बिगाड़ सकता है, इसलिए सटीकता ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। तो बिना किसी देरी के अपने पहले टॉपिक वैश्विक शिखर सम्मेलन और ढांचे से शुरुआत करते हैं। इसे एक टाइमलाइन की तरह याद रखना सबसे आसान है। पूरी कहानी शुरू होती है 1972 के स्टॉकहोम सम्मेलन से। इसके ठीक 20 साल बाद 1992 में ब्राजील के रियो में ऐतिहासिक पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ। बस फिर हर 5 और 10 साल के गैप पर Rio+5 न्यूयॉर्क में, Rio+10 जोहान्सबर्ग में और Rio+20 वापस रियो डी जेनेरो में हुए। ये क्रोनोलॉजी बिल्कुल टिप्स पर होनी चाहिए। अब सवाल यह है कि इन सब सम्मेलनों का असली मकसद क्या था? जवाब है सतत विकास, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इस वैश्विक ढांचे को गहराई से समझने के लिए इसकी ये परिभाषा जानना जरूरी है जो 1987 की ब्रंटलैंड रिपोर्ट में दी गई थी। इस रिपोर्ट को हमारा साझा भविष्य या आर कॉमन फ्यूचर भी कहा जाता है। ये परिभाषा हर परीक्षा की आधारशिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब आते हैं कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण पर्यावरण रिपोर्ट्स पर। अक्सर एग्जाम्स में सीधे रिपोर्ट का टाइटल पूछ लिया जाता है। हाल ही में यूएनईपी यानी यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने नायरोबी में अपना ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक 2025 जारी किया है। इसका जो औपचारिक शीर्षक है वो बहुत महत्वपूर्ण है, एक ऐसा भविष्य जिसे हम चुनते हैं। ये टाइटल सीधे परीक्षा में आ सकता है। इस रिपोर्ट के जो आंकड़े हैं वो सिर्फ याद करने के लिए नहीं बल्कि समझने के लिए भी जरूरी हैं। 1990 से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन हर साल 1.5% बढ़ रहा है और वैश्विक तापमान पहले ही 1.55 डिग्री तक पहुंच चुका है। सोचिए, 1 मिलियन प्रजातियों पर खतरा है और दुनिया के 3 बिलियन लोग संकट में हैं। ये वो एग्जैक्ट फिगर्स हैं जो स्टेटमेंट बेस्ड सवालों में पूछे जाते हैं। अब यहां एक कॉमन ट्रैप है जहां अक्सर हम गलती कर बैठते हैं। प्रजातियों के संरक्षण की जब बात आती है तो IUCN की रेड डेटा सूची तो सबको याद रहती है जो विलुप्त और असुरक्षित जीवों के लिए है। लेकिन क्या पिंक डेटा सूची के बारे में पता है? ये उन प्रजातियों के लिए है जो गंभीर रूप से संकटग्रस्त हैं और अचानक विलुप्त हो रही हैं। दोनों के बीच का यह अंतर एकदम स्पष्ट होना चाहिए। ग्लोबल लेवल से अब वापस अपने देश आते हैं और बात करते हैं प्रमुख भारतीय पर्यावरण कानूनों की। हमारे भारतीय कानूनों का ये जो क्रम है ये क्रोनोलॉजिकल अरेंजमेंट वाले सवालों का फेवरेट है। 1972 का वन्य जीव संरक्षण अधिनियम सबसे पहले आता है, फिर 1974 में जल अधिनियम, 1980 में वन संरक्षण अधिनियम, 1981 में वायु अधिनियम और आखिर में 1986 का अम्ब्रेला एक्ट यानी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। इस क्रम को तो बस रट ही लेना चाहिए। अब NGT यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की बात करें तो ये 6 विशिष्ट कानूनों के तहत काम करता है। इनमें जल अधिनियम, जल उपकर अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम, वायु अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम और 2002 का जैविक विविधता अधिनियम शामिल हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि 1972 का वन्य जीव संरक्षण अधिनियम इस लिस्ट में नहीं है। एग्जामिनर अक्सर यही ऑप्शन डालकर फंसाते हैं, तो इससे सतर्क रहना है। और अब वक्त है हमारे आखिरी सेक्शन का, आवश्यक तिथियों का एक रैपिड फायर रिवीजन। ये मैचिंग पेयर्स में बहुत ज्यादा आते हैं। 2 फरवरी का विश्व आर्द्रभूमि दिवस सीधे 1971 के रामसर सम्मेलन से लिंक होता है। 5 जून का पर्यावरण दिवस 1972 के स्टॉकहोम सम्मेलन से जुड़ा है। 3 मार्च को वन्यजीव दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस और 16 सितंबर को ओजोन दिवस। ये हमारे दिमाग में बिल्कुल छपे होने चाहिए। इसी लिस्ट में कुछ और महत्वपूर्ण दिन हैं। 22 मार्च को विश्व जल दिवस, 22 मई को जैविक विविधता दिवस, 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस और 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस।
परीक्षा के दिन इनमें से कोई भी आसान नंबर हमारे हाथ से नहीं जाना चाहिए। तो चलिए जाते जाते एक छोटा सा टेस्ट हो जाए। याद करके देखिए कि किस साल में रियो का पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था, जिसके बाद GEF यानी ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी बनी थी। सही जवाब है 1992। एक्टिव रिकॉल ही सक्सेस का असली मंत्र है। अंत में बस एक सवाल सोचने के लिए है, अगर हम पर्यावरण संरक्षण के इन ऐतिहासिक मील के पत्थरों को ही याद नहीं रख सकते, तो फिर एक ऐसा भविष्य जिसे हम चुनते हैं कि उस लक्ष्य तक पहुंचने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। इस रिवीजन सेशन में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी पढ़ाई ऐसे ही पूरे जोश के साथ जारी रखें।